स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि मेरे दिल का एक टुकड़ा है। अक्सर हम सच्ची मोहब्बत की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे जी पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी इस कहानी का शीर्षक है द ओनली वुमन आई सी। एक लेखिका के तौर पर इस कहानी को बुनते समय मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ चेहरे की चमक में नहीं बल्कि रूह की गहराई में होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सच्ची मोहब्बत के असली मायने समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। उम्मीद है आप इसे अंत तक महसूस करेंगे। अध्याय 1, पुरानी यादें और अनचाही वापसी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है काव्या से। काव्या बचपन में सितारों और तकदीर पर बहुत भरोसा करती थी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि ये दुनिया जादू जैसी खूबसूरत होती है, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। जब उसकी माँ ने उसके पिता का साथ छोड़ा और काव्या को लेकर शहर चली गई, तो काव्या के सारे सपने एक पल में टूट गए। महज 16 साल की उम्र में जहाँ उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, वहाँ उसे अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करना पड़ा। अब 7 साल बीत चुके हैं, पर सच तो ये है कि वो यहाँ रुकना नहीं चाहती। यहाँ की हवाओं में उसकी वो यादें दफन हैं जिनसे वो भागती रही है, खास तौर पर विहान से जुड़ी यादें। 7 साल पहले की वो शाम। आज भी काव्या को वो शाम याद है। खेत का किनारा था और आसमान बादलों से घिरा हुआ। काव्या शहर जाने वाली थी और उसका मन भारी था। उसे अपनी माँ का वो फैसला मंजूर नहीं था कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाया जा रहा है। तब विहान ने उसे दिलासा देते हुए कहा था, काव्या, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। विहान ने उससे वादा लिया था कि वो छुट्टियों में और शादियों के मौसम में वापस आएगी। उसने यकीन दिलाया था कि दूर रहने से प्यार कम नहीं होता। उस रात दोनों के बीच नजदीकियां तो बढ़ी थीं, लेकिन विहान ने महसूस किया कि काव्या अंदर से बहुत दुखी है। वो उसे और ज्यादा भावुक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट गया। जब काव्या ने भारी मन से कहा, अलविदा विहान, तो विहान ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हम अलविदा नहीं बल्कि नमस्ते कहेंगे, क्योंकि ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा था। वर्तमान, अनचाही मुलाकात। आज 7 साल बाद काव्या अपनी पुरानी कार में अपनी बहनों के साथ उसी गांव की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर है। उसका जीपीएस उसे गलत रास्ते दिखा रहा है और वो बुरी तरह चिढ़ चुकी है। वह मानसिक रूप से थक गई है। उसकी माँ की मौत एक ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी, एक ऐसा कड़वा सच जिसे वो अपनी बहनों से छिपा रही है। वो अपने पिता से भी नहीं मिलना चाहती, जो अपनी ही रूहानी दुनिया में खोए रहते हैं। थक हार कर काव्या कार रोकती है और ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकलती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है, काव्या। सामने विहान खड़ा है। इन 7 सालों में वो पूरी तरह बदल चुका है, ज्यादा गठीला और प्रभावशाली। वो पसीने में तरबतर है, शायद दौड़ कर आ रहा है। उसे देखते ही काव्या की सुध-बुध खो जाती है। पुरानी यादें, वही पुराना स्पर्श और वही बातें जिन्हें वो दफन कर चुकी थी, सब एक पल में उसके सामने आ खड़ी हुई। विहान उसे हैरानी से देख रहा है और काव्या को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। विहान ने धीरे से अपना गला साफ किया, जिससे काव्या की तंद्रा टूटी। उसने झिझकते हुए अपनी नजरें ऊपर की। देखो तो तुम कितनी बदल गई हो। बिल्कुल बड़ी और समझदार, विहान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस मुस्कान को देखते ही काव्या के घुटने जैसे जवाब दे गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो विहान की इस कातिल मुस्कान का जादू कैसे भूल सकती थी। वो मुस्कान जो कभी उसके पूरे दिन की थकान मिटा दिया करती थी। काव्या ने अपने होंठ चबाते हुए जवाब दिया, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। उसे डर था कि कहीं विहान उसकी आंखों में छिपी वो पुरानी दीवानगी न पढ़ ले। विहान की वो मुस्कान और गहरी हो गई। काव्या को उम्मीद थी कि वो इन कुछ दिनों में विहान से बिना मिले ही निकल जाएगी, लेकिन शायद इस गाँव की मिट्टी को कुछ और ही मंजूर था। विहान उसे देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, जबकि काव्या को लगा था कि विहान उससे नफरत करता होगा। तुम यहीं रहते हो? काव्या ने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। विहान के कसरती बदन और उसकी उन गहरी आंखों के सामने काव्या के शब्द जैसे गायब हो रहे थे। भले ही उनके बीच कभी कोई शारीरिक रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन वो पुरानी यादें किसी हसीन सपने से कम नहीं थीं। काव्या ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और हाथ में पकड़े पते की ओर इशारा किया। मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। विहान की भारी और मखमली आवाज गूंजी, काव्या, तुम गलत इलाके में आ गई हो। काव्या ने अपनी हालत पर गौर किया। 2 दिनों का सफर, धूल से भरी योग पैंट्स, एक साधारण सी टी शर्ट जिस पर पीनट बटर का कार्टून बना था और पैरों में वही पुरानी नारंगी चप्पलें। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने पहले प्यार से वो इस हाल में मिलेगी।
उसने पापा के पते वाली पर्ची विहान की तरफ बढ़ाई। विहान ने पर्ची को देखे बिना उसकी ओर हैरानी से देखा। सच में काव्या, तुम नया सवेरा की इन गलियों में रास्ता भटक गई, जहां का एक एक कोना तुम्हें याद था? काव्या ने चिढ़कर कहा, मेरा ये गूगल मैप्स मुझे बार बार नदी में कूदने को कह रहा है। विहान के चेहरे पर एक हल्की हंसी आ गई। पगली, इस गांव की पगडंडियां और यहाँ के नए रास्ते ये मोबाइल नहीं समझ सकता। उसने अपनी गर्दन सहलाई जिससे उसके कंधों की मांसपेशियां उभर आईं। काव्या को अचानक सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अगर तुम मुझे सही रास्ता बता दो तो मैं अभी निकल जाऊंगी। मुझे पता है कि आज के दिन तुम कम से कम मुझे तो नहीं देखना चाहते होगे, काव्या ने दबी आवाज में कहा। विहान ने एक गहरी सांस ली और उसके थोड़ा और करीब आया। वो इतना करीब था कि काव्या को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। 7 साल बीत गए थे। एक बहुत ही कड़वा ब्रेकअप हुआ था। काव्या ने उसका दिल तोड़ा था, लेकिन आज उसकी नजदीकी बता रही थी कि काव्या का दिल अब भी विहान के पास ही गिरवी पड़ा है। विहान का नजरिया, POV। विहान का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या खुश हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो काव्या को दोबारा कभी देख पाएगा। जैसे ही वो उसके करीब आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काव्या की वही पुरानी खुशबू, उसकी वो भूरी आंखें। विहान को ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को तपते रेगिस्तान में अचानक ठंडा पानी मिल गया हो। एक पल के लिए विहान का मन किया कि वो अपना सारा स्वाभिमान, सारा गुस्सा भूलकर उसे अपनी बाहों में भर ले और उसे चूम ले। वो देखना चाहता था कि क्या 7 साल बाद भी काव्या का वो एहसास वैसा ही है। लेखिका का संदेश। दोस्तों, क्या विहान का ये खिंचाव और काव्या की ये बेबसी उन्हें फिर से करीब ले आएगी, या फिर 7 साल पुराना वो घाव फिर से हरा हो जाएगा? अगले भाग में देखिए उनकी इस पहली मुलाकात का अंजाम। अध्याय 2, पुरानी टीस और नए फासले। विहान ने खुद को काबू में करने के लिए एक कदम पीछे खींच लिया। काव्या के गाल शर्म से लाल हो रहे थे और विहान के दिमाग में बस एक ही शब्द आ रहा था, मासूम। उसकी वही प्यारी सी मुस्कान और चोटी उसे अब भी वही पुरानी काव्या जैसा दिखा रही थी जिससे विहान ने कभी प्यार किया था। लेकिन विहान की नजरें जैसे ही भटकी, उसे एहसास हुआ कि 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। काव्या अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसे देखते ही विहान को वो चांदनी रात याद आने लगी जब उसने पहली बार काव्या के करीब आने की कोशिश की थी। विहान ने मन ही मन खुद को कोसा, धिक्कार है मुझ पर सच तो ये था कि वो चाहकर भी खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था। काव्या आज भी उसे उतनी ही अपनी लग रही थी जितनी 7 साल पहले थी। काव्या ने उसे ख्यालों से बाहर खींचते हुए धीरे से पूछा, रास्ता? विहान, मेरे पापा के घर का रास्ता कहाँ से है? विहान ने बिना सोचे समझे कह दिया, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं? पास ही है। कहते ही उसे पछतावा हुआ। उसे तो बस रास्ता बताकर उसे अपनी जिंदगी से फिर बाहर भेज देना चाहिए था, पर शायद वो खुद को ये साबित करना चाहता था कि वो अब उस पुराने ब्रेकअप के दर्द से उबर चुका है और उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या दुविधा में थी। उसने अपने होठों को दांतों तले दबाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर विहान ने चुटकी ली। डरो मत काव्या, मैं काटता नहीं हूँ। काव्या ने नीचे देखते हुए बहुत धीरे से कुछ बुदबुदाया। विहान को ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, काश काट लेते, लेकिन विहान ने उसे अनसुना कर दिया। काव्या ने अपना पर्स उठाया और उसके साथ चल पड़ी। खामोशी को तोड़ते हुए विहान ने पूछा, क्या ज्यादा दिनों के लिए आई हो? उसकी आवाज में एक अनचाही उम्मीद छिपी थी। काव्या ने नजरें झुका ली और भारी आवाज में कहा, नहीं, बस कुछ दिन। माँ नहीं रही तो अपनी बहनों को पापा के पास छोड़ने आई हूँ। सुनते ही विहान के कदम ठिठक गए। उसकी सारी कड़वाहट एक पल में जैसे धुएं की तरह उड़ गई। उसने बढ़कर धीरे से काव्या का हाथ थाम लिया। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ काव्या। विहान ने ये नहीं पूछा कि क्या और कैसे हुआ, क्योंकि वो खुद अनाथ होकर बड़ा हुआ था और जानता था कि ऐसे वक्त में सवाल कितने चुभते हैं। दोनों खामोशी से नदी के किनारे बनी पगडंडी पर चलने लगे। विहान उसे अपना नया घर दिखाकर अपनी कामयाबी का दिखावा नहीं करना चाहता था। शांति भंग करते हुए काव्या ने पूछा, तो तुम अभी भी इसी गांव नया सवेरा में रहते हो? विहान ने जवाब दिया, हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं लौट आया। मुझे अपनी जड़ें प्यारी हैं। और बाकी सब? क्या पुराने दोस्तों में से कोई यहाँ रुका है? काव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। विहान ने उसे गौर से देखा। हाँ, आर्यन, समीर और वरुण यहीं हैं, और खान परिवार की बेटियां भी यहीं हैं। बस बड़ी वाली पिछले महीने ही शहर शिफ्ट हुई है। पुराने दोस्तों का नाम सुनकर काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। उसने पूछा, क्या सानिया और प्रिया अभी भी शहर में हैं? विहान बोला, हाँ, तुम्हें जाने से पहले उनसे मिलना चाहिए। वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी।
काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अब किसी से भी पुराना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। विहान को याद आया कि 7 साल पहले काव्या यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो कॉलेज की छुट्टियों में लौटने के वादे करती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 महीनों के अंदर ही उसने सबसे, यहाँ तक कि विहान से भी सारे नाते तोड़ लिए। चलते चलते वे नदी के किनारे एक पुराने घर के पास पहुंचे। यह काव्या के पिता दीनदयाल जी का ठिकाना था। घने पेड़ों के बीच बना वो घर काफी पुराना और जर्जर लग रहा था। घर की हालत देखकर काव्या के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये तो बहुत छोटा और पुराना है। विहान ने उसकी घबराहट को तुरंत भांप लिया। वो जानता था कि दीनदयाल जी एक फक्कड़ मिजाज आदमी हैं, जिन्हें दुनियादारी की सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। विहान ने काव्या की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें यहाँ रहने से डर लग रहा है काव्या? अध्याय 3, टूटे घर और कड़वी यादें। विहान ने देखा कि काव्या के कदम डगमगा रहे थे, जैसे वो अपने ही अतीत का बोझ नहीं उठा पा रही हो। जब से हम शहर गए, मैं पापा से सिर्फ कुछ ही बार मिली हूँ, काव्या ने एक गहरी ठंडी सांस भरते हुए कहा। विहान यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि काव्या भले ही उससे दूर हो गई, पर अपने पिता के संपर्क में तो होगी ही। उसे याद आया कि दीनदयाल जी हमेशा किताबों और अपनी रूहानी दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें हकीकत की कड़वाहट से ज्यादा अपनी कल्पनाओं का सुकून पसंद था। बातों बातों में काव्या की आंखों में एक पुरानी चमक आ गई। उसने बताया, पता है विहान, जब पापा को माँ की मौत की खबर मिली तो उन्होंने मुझे सांत्वना देने के बजाय मेरे बचपन के वो पुराने घुंघरू भेज दिए। उन्होंने मुझसे कहा था, काव्या, अगर तुम डांसर बनना चाहती हो तो बस यकीन करो कि तुम हो। उनके लिए सब कुछ कितना आसान था ना, जैसे दुनिया में कोई दुख हो ही नहीं। विहान खामोश रहा। उसे याद था कि एक वक्त था जब काव्या भी इसी मासूमियत और उम्मीदों से भरी रहती थी। खाली घर और कड़वा सच। जब वे दोनों दीनदयाल जी के पुराने घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। पड़ोस की शांता चाची ने खिड़की से झांकते हुए बताया कि दीनदयाल जी तो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले गए हैं। काव्या के चेहरे पर निराशा और गुस्सा एक साथ उभर आया। उसके पिता को पता था कि वो अपनी बहनों के साथ आ रही है, फिर भी वे घर छोड़कर चले गए। उसे अपनी अहमियत का अंदाजा हो गया था। विहान ने उसे टूटते देख सहारा देने की कोशिश की। काव्या, तुम कहाँ रुकी हो? तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? काव्या ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। मैंने उन्हें हाईवे के पास वाले उस सस्ता निवास होटल में छोड़ा है। विहान का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा उठा। वहां? काव्या, तुम्हें अंदाजा भी है कि उस होटल में किस तरह के लोग रुकते हैं? वो जगह तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। काव्या एक फीकी और दर्द भरी हंसी हंसी। बस कुछ रातों की बात है विहान, जब तक पापा लौट नहीं आते। अब वैसी सुख सुविधाओं की आदत नहीं रही। अतीत की एक झलक और एक बड़ा प्रस्ताव। चलते चलते जब वे विहान के घर के सामने पहुंचे तो काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। 7 सालों में विहान ने अपनी मेहनत से एक आलीशान बंगला खड़ा कर लिया था। वो पुराना विहान नहीं था जिसके पास सिर्फ सपने थे, आज उसके पास सफलता थी। विहान ने काव्या का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में एक हक था। काव्या, तुम और तुम्हारी बहनें यहाँ मेरे घर पर रुक सकती हो। यहाँ बहुत जगह है और तुम सुरक्षित रहोगी। काव्या ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा, नहीं विहान, तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। विहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े संजीदा लहजे में कहा, न पत्नी है न बच्चे, सिर्फ मैं हूं और ये खाली घर। विहान के उन शब्दों में जो अकेलापन था, उसने काव्या के कलेजे को चीर दिया। फिर भी उसने अपनी खुददारी और यादों का वास्ता देकर मना कर दिया और होटल की तरफ बढ़ गई। रास्ते भर उसे वो जामुन का शरबत याद आता रहा जो वे बचपन में चोरी छिपे पिया करते थे। उसे वो नदी का किनारा याद आया जहां विहान ने पहली बार उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया था। 7 साल बाद भी विहान का वो स्पर्श उसकी रूह में बसा हुआ था। होटल का मंजर और छोटी बहन दिया। होटल के उस सीलन भरे कमरे में पहुंचते ही काव्या का सामना अपनी 15 साल की बहन दिया से हुआ। दिया गुस्से में कान में ईयरफोन लगाए बिस्तर पर लेटी थी। काव्या को देखते ही वो उबल पड़ी। क्या पापा मिले? उम्मीद है उनका घर किसी महल जैसा होगा, क्योंकि ये होटल तो किसी नरक से कम नहीं है। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। दिया का गुस्सा असल में अपनी माँ को खोने का वो गम था जो अब चिड़चिड़ेपन में बदल चुका था। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। वह जानती थी कि उसे अपनी बहनों की ढाल बनना होगा, चाहे उसका अपना दिल हजारों टुकड़ों में क्यों न टूट चुका हो। उसे अब ये साफ दिख रहा था कि उसके पिता का वो पुराना घर, जो धूल और किताबों से भरा था, उसकी बहनों के रहने लायक नहीं है। पर अब वो जाए तो जाए कहाँ? क्या विहान का दरवाजा फिर से खटखटाना ही आखिरी रास्ता था? अध्याय 4,
मजबूरी और पुरानी यादें। काव्या पिछले 7 सालों से हर सुबह खुद से बस एक ही झूठ कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उस झूठ की दीवारें ढह रही थीं। माँ की मौत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। ऊपर से कड़वी हकीकत ये थी कि बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जवाब दे चुकी थी और सिर छुपाने के लिए कोई अपनी छत नहीं थी। उसकी छोटी बहन दिया का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कमरे में टहलते हुए चिल्लाई, दीदी, माँ ने हमें इस छोटे से गांव से निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया था और तुम हमें वापस उसी नर्क में ले आई। काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो दिया को कैसे बताती कि अब उनके पास शहर लौटने का किराया तक नहीं बचा है। वहीं उसकी सबसे छोटी बहन गौरी, वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। डॉक्टर कहते थे कि वो बोल सकती है, पर माँ के जाने के बाद उसने खामोशी ओढ़ ली थी। काव्या को गौरी की उस चुप्पी से डर लगता था। वो चुप्पी किसी तूफान के आने का संकेत लगती थी। विहान का साथ और वो मीठा एहसास। अगली सुबह जब होटल के सीलन भरे कमरे में काव्या अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सामने विहान खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी तसल्ली देने वाली मुस्कान और हाथ में ताज़ा डोनट्स का डिब्बा। डोनट्स? विहान ने शरारत से पूछा। दिया ने जैसे ही डिब्बा देखा, वो झपट पड़ी। भगवान का शुक्र है विहान भाई, अगर मुझे आज फिर वही मूंगफली का सैंडविच खाना पड़ता तो मैं पक्का पागल हो जाती। विहान अंदर आया तो कमरे की हवा जैसे बदल गई। काव्या और विहान के बीच एक ऐसी कशिश थी जिसे 7 साल का फासला भी कम नहीं कर पाया था। काव्या डोनट खा ही रही थी कि विहान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों के पास लगा चीनी का बुरादा पोंछा। उस एक स्पर्श से दोनों की धड़कनें एक पल के लिए ठहर गईं। विहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, आज रात मेरे साथ बाहर चलो काव्या। नहीं विहान, ये अच्छा विचार नहीं है, काव्या ने नजरें चुराते हुए फुसफुसाकर मना करना चाहा। तुम आ रही हो, मैं जानता हूं। बस एक रात, तुम, मैं और वही पुराना जामुन का शरबत, बिल्कुल पहले की तरह। विहान की आवाज में एक ऐसा जादू था जिसे ठुकराना काव्या के बस में नहीं था। पुरानी सहेली और गम का साया। दोपहर में जब काव्या राशन लेने पास की एक दुकान पर गई तो वहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली रिया से हुई। रिया उसे देखते ही खुशी से चीख पड़ी और उसे गले लगा लिया। काव्या, तू तो जैसे दुनिया से ही गायब हो गई थी। कहाँ थी इतने साल? रिया ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। रिया ने बताया कि पुराने स्कूल के सारे दोस्त अब भी यहीं हैं, यहाँ तक कि सबका चहेता अयान भी अब यहीं रहता है। लेकिन जैसे ही बातों बातों में रिया ने उनकी माँ का हाल पूछा, काव्या के चेहरे की रंगत उड़ गई। माँ पिछले महीने चल बसी, काव्या की आवाज भर्रा गई। मैं बस अपनी बहनों को पापा के पास छोड़ने आई हूँ। ये सुनते ही रिया सन्न रह गई। उसे अपनी चहचहाती बातों पर पछतावा होने लगा। वहीं पास खड़ी दिया और गौरी अपनी माँ का जिक्र सुनते ही दुकान से बाहर चली गईं। उनकी पीठ को देखते हुए काव्या को गहरा एहसास हुआ कि उसकी बहनों के जख्म कितने गहरे हैं। काव्या को समझ आ गया था कि इस तन्हाई और गरीबी के दौर में विहान ही वो एकमात्र इंसान है जो उसे बिखरने से बचा सकता है। पर क्या वो विहान का सहारा लेकर खुद को और कमजोर नहीं बना रही थी? अध्याय 4, जिम्मेदारियों का बोझ और एक नई उम्मीद। रिया से मिलने के बाद काव्या के मन का भारीपन थोड़ा कम तो हुआ, पर एक नई घबराहट शुरू हो गई। रिया ने उसे अगले हफ्ते की एक बड़ी पार्टी में आने का न्योता दिया था। काव्या ने हिचकिचाते हुए उसे अपना नंबर तो दे दिया, पर वो मन ही मन जानती थी कि उन पुराने दोस्तों के बीच जाना अपने पुराने जख्मों को खुद कुरेदने जैसा होगा। दुकान के राशन वाले हिस्से में पहुंचकर काव्या ने बहुत ही सोच समझकर सामान उठाना शुरू किया। उसने सिर्फ वही चीजें लीं जो बहुत जरूरी थीं, थोड़ी ब्रेड, दाल चावल और कुछ फल। बिलिंग काउंटर पर जाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है, फिर भी एक उम्मीद में उसने कार्ड आगे बढ़ाया। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ आया और उसने काव्या को एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया। वह विहान था। ये तुम्हारे पापा का नंबर है, वे अभी शहर के पास ही एक आध्यात्मिक शिविर में हैं, विहान ने शांत आवाज में बताया। काव्या ने चिढ़ते हुए एक ठंडी आह भरी। बिल्कुल वे वहीं होंगे, दुनिया की फिक्र किसे है? तभी दुकानदार ने आवाज दी, मैडम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। सपनों के शहर से लौटी काव्या के लिए यह पल किसी गहरे अपमान से कम नहीं था। वह शर्म से पानी पानी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विहान ने चुपचाप अपना कार्ड मशीन पर टैप कर दिया और बिल चुका दिया। काव्या की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, विहान, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। विहान ने एक हल्की मुस्कान के साथ सामान के थैले उठाए और कहा, काव्या, कम से कम मुझे अपनी मर्दानगी और ताकत दिखाने का थोड़ा मौका तो दो, पैसे फिर कभी देख लेंगे।
पिता से वो अधूरी बातचीत। होटल के छोटे से कमरे में लौटकर काव्या ने कांपते हाथों से अपने पिता दीनदयाल जी को फोन लगाया। पापा, आप घर पर क्यों नहीं हैं? हम यहाँ पहुंच चुके हैं और परेशान हो रहे हैं, काव्या की आवाज में सालों की शिकायत थी। दीनदयाल जी अपनी उसी पुरानी शांत धुन में बोले, बेटा, मुझे लगा तुम 10 तारीख को आने वाली थी। मेरी तारीखों का गणित थोड़ा कच्चा है। काव्या ने माथा पीट लिया, पर पिता ने आगे जो कहा उसने उसके गुस्से को पिघला दिया। उन्होंने कहा, काव्या, मैं अपनी बेटियों को वापस पाकर बहुत खुश हूँ। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। काव्या को एक पल के लिए लगा कि शायद 7 सालों में पत्थर भी पिघल गया है और अब सब ठीक हो जाएगा। घर का हाल, एक अजीब ठिकाना। अगली सुबह जब काव्या अपनी बहनों को लेकर पिता के घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिया तो चिल्ला ही पड़ी, हे भगवान! दीदी, ये घर है या 70 के दशक का कोई कबाड़खाना? घर की हालत वाकई दयनीय थी। हर कोने में पुरानी, धूल भरी किताबें और आध्यात्मिक नोट्स का अंबार लगा था। फर्श पर बिछी कालीन जगह जगह से फटी हुई थी। रसोई में खाना बनाने के लिए गैस तक नहीं थी, बस एक पुराना सा हीटर हॉट प्लेट रखा था। लेकिन काव्या का पारा तब चढ़ा जब उसने अपनी 10 साल की छोटी बहन के कमरे का दरवाजा खोला। वहां खिलौनों या कहानियों की किताबों की जगह उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ भरे हुए थे। पापा, आपको वाकई लगता है कि एक छोटी बच्ची इन भारी भरकम किताबों को देखकर खुश होगी? काव्या ने बेबसी में पूछा। दीनदयाल जी बड़ी मासूमियत से मुस्कुराए, बेटा, ये मेरा सबसे अनमोल खजाना है। मुझे लगा उन्हें ये ज्ञान पाकर अच्छा लगेगा। काव्या ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता किसी दूसरी ही दुनिया के वासी हैं। उन्हें हकीकत की जमीन पर लाना और इस घर को दोबारा घर बनाना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होने वाला था। और इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे फिर से विहान की जरूरत महसूस हो रही थी। अध्याय 6, पिता का विश्वास और अतीत का साया। काव्या ने पास पड़ी एक धूल भरी किताब उठाई और तंज कसते हुए उसका शीर्षक पढ़ा, पिछले जन्मों से सीख, ध्यान के जरिए ज्ञान। वाह पापा, बच्चों को सुलाने के लिए तो ये बहुत बढ़िया कहानी रहेगी। उसने चिढ़कर अपने पिता की तरफ देखा, जो कोने में बैठे अपनी ही धुन में थे। तभी दीनदयाल जी को अचानक एक भयानक खांसी उठी, जिसने उनके पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। पापा, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया भी है या नहीं? काव्या ने गहरी चिंता के साथ पूछा। उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ बेटा, एक वैद्य जी को दिखाया है। वो जड़ी बूटियां दे रहे हैं। मुझे ये अंग्रेजी दवाइयां और उनकी महक पसंद नहीं है। काव्या का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पसंद नहीं है? पापा, आपकी हालत देखकर लग रहा है कि खांसते खांसते फेफड़े बाहर आ जाएंगे और आप कह रहे हैं कि आप जड़ी बूटियों और मंत्रों के भरोसे बैठे हैं। आप अब अकेले नहीं हैं, आप 2 छोटी बच्चियों के जिम्मेदार हैं। उन्हें आपकी जरूरत है। दीनदयाल जी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने बुझी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी माँ का अविश्वास आखिरकार तुम्हारे अंदर भी जड़े जमा ही गया काव्या। इन शब्दों ने काव्या के दिल पर गहरी चोट की। उसे याद आया कि बचपन में वो अपने पिता की सबसे लाडली थी, क्योंकि वो भी उनकी तरह जादू, दुआओं और टूटते सितारों में यकीन करती थी। आज भी काव्या का एक हिस्सा चाहता था कि वो फिर से वही मासूम बच्ची बन जाए, ताकि उसके पिता उस पर गर्व कर सकें। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। जिंदगी ने उसे पत्थर बना दिया था। एक खौफनाक फोन कॉल। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। काव्या घर के बरामदे में बैठकर ठंडी हवा के बीच उन सितारों को देख रही थी जो बचपन में उसे अपने लगते थे। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देख उसकी धड़कन बढ़ गई। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। मुझे याद किया, जानू? काव्या का खून जैसे बर्फ बन गया। वो आवाज दिलीप की थी। दिलीप, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? काव्या ने अपनी थरथराती आवाज को संभालते हुए पूछा। जानू, तुम मुझसे छिप नहीं सकती। दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। दिलीप ने उसी धीमी और डरावनी आवाज में कहा जो वो बरसों पहले काव्या को डराने के लिए इस्तेमाल करता था। दिलीप, अब तक तो तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गई होगी। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? काव्या ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर उसे टालना चाहा। तभी फोन के दूसरी तरफ से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। दिलीप का गुस्सा भड़क उठा था। काव्या, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। काव्या खामोश हो गई। वो जानती थी कि दिलीप का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है
उसे और भड़काना आग से खेलने जैसा था। दिलीप ने लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारी माँ की मौत के बाद तुम टूट जाओगी और मेरे पास आओगी। मुझे पता है तुम्हें और तुम्हारी बहनों को पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। किस कीमत पर? काव्या ने मन ही मन सोचा, पर जुबान से झूठ बोला, हम ठीक हैं दिलीप, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। दिलीप ने तंज कसते हुए कहा, ये तुम्हारी उन ऊंची क्लासों का असर है ना, जहां सिखाया जाता है कि अपने मर्द से पैसे लेना गलत है, पर हकीकत कुछ और ही है। काव्या का जी चाहा कि वो चीखकर कहे कि तुम मेरे मर्द नहीं, मेरा सबसे बुरा सपना हो, लेकिन वो चुप रही। उसे बस कुछ और समय चाहिए था। वो बस दुआ कर रही थी कि दिलीप उसे भूल जाए, पर क्या दिलीप उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला था? आधी रात का फैसला। क्या तुम्हारे पास वो सब है जिसकी तुम्हें जरूरत है? दिलीप ने फोन पर अपनी वही भारी और अधिकार जमाने वाली आवाज में पूछा। चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज की कमी हो। काव्या ने अपने कांपते हाथों को भींचकर खुद को मजबूत किया। दिलीप, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब और नहीं। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। दिलीप की फुसफुसाहट काव्या के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। काव्या, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। काव्या ने अपनी माँ की उन कड़वी यादों और अपनी छोटी बहनों के मासूम चेहरों के बारे में सोचा। वो जानती थी कि दिलीप की इस मदद की कीमत उसे अपनी रूह बेचकर चुकानी होगी। उसने न चाहते हुए भी झूठ बोला, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। शुभ रात्रि दिलीप। फोन काटते ही उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली। दिलीप की आवाज उसे अंदर तक कंपा देती थी। उसे इस वक्त किसी ऐसे इंसान के स्पर्श की जरूरत थी जो उसके जख्मों पर मरहम लगा सके, न कि उन्हें और गहरा कर दे। बिना सोचे समझे उसने अपनी सहेली रिया को एक मैसेज किया, रिया, क्या तुम्हारे पास विहान का नंबर है? जिम में विहान का तनाव। उधर शहर के एक जिम में विहान अपना सारा गुस्सा और उलझन अपनी कसरत पर निकाल रहा था। उसके साथ उसके पुराने दोस्त समीर और आर्यन भी थे। तभी विहान के फोन की स्क्रीन चमकी। उसकी मौजूदा प्रेमिका माया का मैसेज था। माया एक पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन विहान को अब इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। माया अब शादी और बच्चों जैसे गंभीर विषयों पर बातें करने लगी थी और विहान का दिल आज भी 7 साल पुराने उसी मोड़ पर अटका हुआ था। माया का मैसेज है? समीर ने शरारत से हंसते हुए पूछा। हाँ, विहान ने झुंझलाते हुए डंबल नीचे रखे। वो अब बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं। तभी आर्यन ने दूसरी तरफ से आवाज दी, अरे मैंने सुना है काव्या वापस गांव आ गई है। क्या ये सच है? समीर चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? वही काव्या जो बिना बताए चली गई थी। विहान ने एक भारी डंबल फर्श पर पटकते हुए कहा, हाँ, मैं उससे मिल चुका हूं। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या तुमने उसे खरी खोटी सुनाई? याद है ना उसने 7 साल पहले तुम्हारा दिल किस बेरहमी से तोड़ा था। उसे उसकी औकात याद दिलाई या नहीं? विहान खामोश रहा। समीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, दोस्त, आज भी वो तुम्हारे दिल के किसी कोने में बसी है ना? तू लाख मना कर ले, पर तेरी आंखें सब सच कह देती हैं। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन फिर से बजा। समीर ने फुर्ती से झपटकर फोन उठा लिया और मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, ये माया का मैसेज नहीं है, समीर ने सीटी बजाते हुए कहा। इसमें लिखा है, मैं काव्या हूं, क्या तुम्हारा आज रात का ऑफर अभी भी कायम है? विहान के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत समीर के हाथ से फोन छीना और बिना एक पल गंवाए नंबर डायल कर दिया। विहान? दूसरी तरफ से वही पुरानी, मीठी और थोड़ी झिझकती हुई आवाज आई। काव्या? विहान की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अध्याय 8, सितारों वाली रात और एक नया सवेरा। काव्या ने कांपते हाथों से विहान का नंबर डायल किया। जैसे ही विहान ने फोन उठाया, काव्या की आवाज में एक अजीब सी बेबसी और उम्मीद थी। विहान, अगर तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करते तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर पर चल सकती हूँ? विहान के जवाब में कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहरा सुकून था। मैं 1 घंटे में तुम्हें लेने आता हूँ काव्या। काव्या ने झिझकते हुए धीरे से कहा। विहान, क्या हम गांव से थोड़ा बाहर कहीं जा सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोग बातें करें या कोई हमें साथ देखे। विहान उसकी उलझन समझ गया और उसने एक शांत जगह चुनने का वादा किया। तैयारी और बहनों का साथ। होटल के उस पुराने और धुंधले आईने में खुद को देखकर काव्या परेशान थी। वह अपने साथ सिर्फ काम के साधारण कपड़े लाई थी। मजबूरी में उसने अपनी छोटी बहन दिया से एक काली ड्रेस उधार ली।
दिया ने ड्रेस देते हुए अपनी आदत के मुताबिक ताना मारा। तुम इस ड्रेस में बिल्कुल वो लग रही हो, समझ रही हो ना? काव्या ने उसे डांटा, पर वो जानती थी कि ड्रेस उसकी पसंद से थोड़ी ज्यादा छोटी और फिटिंग वाली है। तभी उसकी सबसे छोटी खामोश बहन गौरी ने आगे बढ़कर काव्या का हाथ थामा। गौरी ने बड़े प्यार से काव्या के बालों से रबर बैंड हटाकर उन्हें कंधों पर खुला छोड़ दिया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो बहुत सुंदर लग रही है। बाहर निकलते समय काव्या ने दिया को हिदायत दी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं वापस आकर मैसेज करूंगी। दिया ने पहली बार नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ दी, थोड़ा जी लो, आखिर वो बंदा वाकई बहुत हॉट है। होटल से बाहर निकलते ही काव्या की नजर आसमान पे पड़ी। गांव के सितारे शहर की चकाचौंध से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार थे। उसे अपने पापा की बात याद आई, सितारों में जादू होता है। पर फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, जो हमेशा कहती थी, असली सितारे वो हैं जो आंखों में चमकते हैं काव्या, आसमान वाले नहीं। एक हसीन और अनकही शाम। विहान अपनी शानदार काली कार लेकर ठीक समय पर पहुंच गया। वे गांव की धूल भरी पगडंडियों को पीछे छोड़कर शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां का माहौल किसी ख्वाब जैसा था, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और कानों में रस घोलता धीमा संगीत। जब वे मेज पर बैठे तो विहान की नजरें काव्या से हट ही नहीं रही थीं। खाने के दौरान विहान ने बड़ी सादगी से पूछा, तो काव्या, इन 7 सालों में तुमने क्या क्या किया? आजकल तुम क्या करती हो? काव्या को अपनी माँ का वो काम याद आया जिससे वो हमेशा नफरत करती थी, पर आज वो खुद उसी रास्ते पर थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मैं एक मसाज थेरेपिस्ट हूँ। विहान ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ये सवाल है या तुम्हारा जवाब? काव्या ने सफाई देते हुए कहा, मुझे अपना काम पसंद है विहान, पर लोग अक्सर इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, और तुम्हारा फोटोग्राफी का वो पुराना शौक? मैं अब यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ काव्या, विहान ने बड़े गर्व के साथ कहा। काव्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि विहान ने अपना सपना पूरा कर लिया है। बातों बातों में माहौल और भी गहरा हो गया। विहान ने धीरे से मेज पर रखा काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जब उसने पूछा, काव्या, सच बताना, तुमने मुझे अचानक फोन क्यों किया? तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? काव्या के पास इस सवाल के कई जवाब थे। क्या वो वाकई विहान को आज भी चाहती थी, या वो दिलीप के उस खौफनाक फोन कॉल को भूलना चाहती थी, या फिर वो बस बहुत अकेली थी और किसी ऐसे इंसान का साथ चाहती थी जिसे वो अपना कह सके। अध्याय 9, पुरानी कसक और बढ़ती नजदीकियां। शायद ये भी वैसा ही एक अनसुलझा रहस्य है जैसे कि तुम यहाँ मेरे साथ क्यों हो। उस सब के बावजूद काव्या ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ आज उतार रही हो। चलो विहान, आज सच को स्वीकार कर ही लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी विदाई वाली शाम, फेयरवेल पार्टी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने हर रात खुद को इस बात के लिए कोसा है। विहान ने अपनी नजरें काव्या के होठों पर टिका दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, यहाँ मेरे और करीब आओ। काव्या धीरे से खिसककर उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में विहान की नजरों की तपिश उसे अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। काव्या की जांघ विहान के पास आते ही उसे एक बिजली सी कौंधती महसूस हुई। विहान ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीरे से फुसफुसाया, अब बेहतर लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी, काव्या ने लगभग डूबती हुई आवाज में कहा। विहान ने अपना सिर थोड़ा और झुकाया और उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, हकीकत तो ये है काव्या कि मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए थी। तुमने मेरा दिल इतने टुकड़ों में तोड़ा था कि उसे समेटना नामुमकिन था। तो फिर क्यों नहीं करते मुझसे नफरत? काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें उस रोज दोबारा अपनी गली में देखा तो दिल में गुस्से के लिए कोई कोना ही नहीं बचा। मैं आज भी तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहता हूँ कि नफरत कहीं बहुत पीछे छूट गई है। मेज के नीचे विहान का हाथ अब काव्या के घुटने पर था। वो स्पर्श धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जिससे काव्या का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़कने लगा। जैसे ही विहान की उंगलियों ने उसकी रेशमी त्वचा को छुआ, काव्या ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। काव्या, अगर तुम असहज हो तो मैं रुक सकता हूँ, विहान ने उसकी धड़कनें पड़ते हुए पूछा। नहीं विहान, रुको मत, काव्या की सांसें उखड़ रही थीं। उसने खुद को पूरी तरह विहान के हवाले कर दिया। विहान ने उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, तुम इस काली ड्रेस में बिल्कुल किसी कयामत की तरह लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है कि काश हम इस वक्त दुनिया की नजरों से दूर कहीं बिल्कुल अकेले होते। काव्या ने अपना चेहरा विहान के कंधे में छिपा लिया। उसकी वही पुरानी मर्दाना खुशबू, वही मखमली स्पर्श, सब कुछ वैसा ही था
जैसा 7 साल पहले उसके सपनों में आता था। विहान की उंगलियां अब काव्या पर कोई जादुई असर कर रही थीं। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी विहान के आकर्षण में इस कदर घिर जाएगी। विहान, मुझे छुओ, मुझे महसूस कराओ कि मैं जाग रही हूँ, काव्या ने लगभग गुहार लगाते हुए कहा। विहान ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसके कान के पास धीरे से पूछा, बताओ मुझे काव्या, आज तुमने इस काली ड्रेस के अंदर क्या पहना है? उसका रंग क्या है? इच्छा और बेताबी का आलम यह था कि काव्या अपनी सारी लोक लाज और झिझक भूल गई। उसने विहान की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, काले रंग का सिल्क है जो तुम्हारी उंगलियों के स्पर्श को तरस रहा है। सिल्क? हाँ, मुझे एहसास हो रहा है, विहान ने अपनी उंगलियों की हरकतों से उसे सहलाते हुए कहा। काव्या ने मेज के नीचे विहान का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो अपनी बिखरती हुई दुनिया को फिर से समेटना चाहती हो। विहान ने और भी करीब आकर कहा, अगर आज हम किसी बंद कमरे में अकेले होते तो मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा करता और अपनी आंखों से तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से को निहारता। मैं देखता कि तुम इन 7 सालों में कितनी बदल गई हो। काव्या की धड़कनें जैसे थम सी गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने सच में हमारे अकेले होने के बारे में सोचा है? विहान ने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में डूबते हुए जवाब दिया, काव्या, जब से तुम दोबारा मेरी आंखों के सामने आई हो तब से हर पल हर सांस में बस यही एक ख्याल है। काव्या ने भी अपना दिल खोलकर रख दिया। सच कहूं तो मैंने भी यही सोचा था और यहाँ आने से पहले भी मेरा दिल बस यही दुआ कर रहा था। अध्याय 10, अधूरी ख्वाहिशें और एक जादुई रात। विहान की नजरों में आज एक ऐसी शिद्दत थी जो किसी को भी डरा सकती थी, लेकिन काव्या, वो तो विहान पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेज के नीचे विहान का वो मखमली स्पर्श और उसकी आंखों का सम्मोहन काव्या को सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रहा था। उस पल वो भूल गई कि वो कौन है, अतीत में उससे क्या गलतियां हुई और कल उसे किन मुश्किलों का सामना करना है। उसके लिए बस ये आज और ये पल ही हकीकत था। विहान ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, काव्या, तुम आज भी उतनी ही हसीन हो जितनी मेरी यादों में हर रात हुआ करती थी। काव्या ने अपनी वाइन का एक गहरा घूंट भरा, जैसे वो इस रात के नशे को और गहरा करने की हिम्मत जुटा रही हो। विहान की उंगलियां उसकी रेशमी त्वचा पर किसी लहर की तरह रेंग रही थीं, जो काव्या के वजूद में आग लगा रही थीं। मेरे साथ घर चलो, काव्या, विहान ने फुसफुसाते हुए ये प्रस्ताव रखा, जो एक विनती भी थी और एक अधिकार भी। काव्या ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर विहान की बाहों में हमेशा के लिए खो जाए, लेकिन उसकी छोटी बहनों की जिम्मेदारी और दिलीप का वो खौफनाक साया उसे पीछे खींच रहा था। उसने बहुत भारी मन से कहा, विहान, मैं नहीं जा सकती। विहान ने हार नहीं मानी। उसने मेज के नीचे से काव्या की झिझक की दीवारों को अपने स्पर्श से गिराना शुरू किया। उसने काव्या के कान के पास झुककर वो सब कुछ कह डाला जो वो उसके साथ करना चाहता था। उसे जी भर के निहारना, उसके हर जख्म को चूमना और उसे वो सुकून देना जिसकी वो बरसों से हकदार थी। विहान की उन बातों और उसके जादुई स्पर्श ने काव्या को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां दुनिया का कोई कानून, कोई मजबूरी नहीं थी। उस भरे हुए रेस्टोरेंट के एक कोने में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में विहान ने काव्या को उस एहसास से रूबरू कराया जो 7 सालों से कहीं खो गया था। जब काव्या की धड़कनें अपने चरम पर पहुंची तो उसने बेबस होकर विहान के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और दुनिया को धुंधला होते महसूस किया। वापसी का रास्ता और कड़वी हकीकत। होटल लौटते समय कार में एक भारी सन्नाटा था, लेकिन विहान ने काव्या का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो खुद को बार बार ये कड़वा सच याद दिला रहा था कि काव्या कल या परसों चली जाएगी। ये कोई नई शुरुआत नहीं थी, बस एक अधूरी कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना था जिसे वे दोनों फिर से पढ़ रहे थे। जब कार होटल के सामने रुकी तो काव्या तुरंत बाहर नहीं निकली। वह उस पल को और खींचना चाहती थी। विहान ने उसे अपनी ओर करीब खींचकर एक आखिरी बार उसके होंठों को चूमा। उसे एक चुंबन में बेपनाह प्यार भी था और फिर से बिछड़ने का वही पुराना असहनीय दर्द भी। तुम कब जा रही हो? विहान ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। कल या शायद परसों। पापा आ गए हैं, बस बहनों को उनके पास सेट करके मुझे अपने काम पर, अपनी उस अधूरी जिंदगी में लौटना होगा। विहान के पास उसे रोकने का कोई हक नहीं था, कोई बहाना नहीं था। हकीकत तो ये थी कि उनके हालात उन्हें एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, पर दिल था कि इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं था। वो जानता था कि ये रात कोई हकीकत नहीं, बस एक खूबसूरत सपना थी और सूरज उगते ही ये सपना फिर से कांच की तरह टूट जाएगा। अध्याय 11, हकीकत का उजाला और एक नई जंग। वो रात हकीकत नहीं थी, वो तो बस एक पुरानी खूबसूरत याद की सैर करने जैसा था, और वो सैर बिल्कुल मुकम्मल थी।
जब विहान ने होटल के सामने कार रोकी और काव्या बाहर निकलने लगी तो विहान ने उसे कार से सटाकर रोक लिया। उसके हाथ काव्या के बालों में उलझे थे और विहान की धड़कनें बता रही थीं कि रेस्टोरेंट में शुरू हुई वो बेताबी अब एक बेकाबू आग बन चुकी है। काव्या ने भी उसी शिद्दत से उसका साथ दिया जैसे वो विहान के वजूद में ही हमेशा के लिए विलीन हो जाना चाहती हो। उस पल में न कोई समाज था, न कोई डर, बस वे दोनों थे। विहान ने एक भारी मन से खुद को पीछे खींचा। उसने काव्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। काव्या की बिखरी हुई जुल्फें और उसकी आंखों में छाई वो गहरी थकान देखकर विहान का दिल जैसे बैठ गया। वो पुरानी, अलहड़ और बेपरवाह काव्या नहीं रही थी। काव्या, तुम्हें क्या हुआ है? विहान ने बड़ी धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हारी इन आंखों में अब वो चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा अंधेरा है। काव्या ने नजरें झुका ली और उदास होकर कहा, विहान, मुझे अपनी जिंदगी की बहुत सी बातों का पछतावा है। मुझे 7 साल पहले तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मैं नहीं थी। सच तो यह है कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैं इसी के काबिल हूँ। विहान एक खोखली और दर्द भरी हंसी हंसा। मैंने बहुत कोशिश की काव्या, हर रात खुद को समझाया कि तुम बेवफा हो, पर मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। काव्या ने विहान के हाथों को थामकर उन्हें चूम लिया और रुंधे हुए गले से कहा, शुक्रिया विहान, इस एक रात के लिए। ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। अब मुझे जाना चाहिए। अलविदा। विहान ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे बीच में ही रोक दिया। अलविदा मत कहो काव्या, कम से कम इस एक लफ्ज से आज की इस खूबसूरत रात को खराब मत करो। पुरानी कुर्बानी की याद। होटल के कमरे में वापस लौटकर काव्या पुरानी बातों में खो गई। उसे याद आया जब गौरी महज 6 साल की थी और दिया 11 की। उनकी जिंदगी में खुशियां कम थीं, इसलिए काव्या ने अपने आखिरी कीमती हीरे के झुमके गिरवी रखकर उन्हें डिज्नीलैंड की सैर कराई थी। वह जानती थी कि दुनिया कहेगी कि गरीबों के पास अक्ल नहीं होती जो ऐसे दिखावे पर पैसे खर्च करते हैं, पर उन बच्चों की आंखों की उस एक पल की खुशी के आगे काव्या को किसी की परवाह नहीं थी। शायद वो भी अपने पिता दीनदयाल जैसी ही थी, हकीकत की कड़वाहट से ज्यादा जादुई पलों पर यकीन करने वाली। नया घर, पुरानी चुनौतियां। अगली सुबह जब वे अपने पिता के घर जाने के लिए निकले तो आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। धूप की कमी की वजह से वो पुराना घर और भी डरावना और जर्जर लग रहा था। दिया ने जैसे ही उस टूटे हुए घर को देखा, उसके चेहरे पर खौफ और नफरत के भाव साफ दिखाई देने लगे। वह बिना एक शब्द कहे कार से बाहर निकली और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर दिया। काव्या ने पीछे की सीट पर बैठी सहमी हुई गौरी की तरफ देखा और उसे दिलासा देते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत गौरी, ये हमारे लिए एक नया रोमांच होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन काव्या के दिल में एक ही सवाल शोर मचा रहा था, क्या वो अपनी बहनों को इस टूटे हुए घर में एक नया भविष्य दे पाएगी, या फिर दिलीप का वो अतीत उसे यहाँ इस सुदूर गांव में भी चैन से जीने नहीं देगा। अध्याय 12। खामोशी की गूंज और पुरानी यादें। पापा के घर की चौखट पर खड़े होकर काव्या को महसूस हुआ कि माहौल कितना बोझिल है। छोटी बहन गौरी की आंखों में वही डर था जो उस बच्चे की आंखों में होता है जिसका अपने पिता से कोई जुड़ाव न रहा हो। काव्या ने हौसला देने के लिए उसका हाथ कसकर थाम लिया। दूसरी तरफ दिया अपने फोन में ऐसी डूबी थी मानो वो इस जर्जर घर और इन लोगों से अपना हर वास्ता खत्म कर देना चाहती हो। पापा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वे थोड़े घबराए हुए थे। स्वागत है बच्चों, आओ, तुम सब भूखी होगी, मैंने तुम सबके लिए खास मिर्च सब्जी का सूप बनाया है। घर के अंदर का नजारा कल से थोड़ा बेहतर था। शायद पापा ने पूरी रात जागकर सफाई की थी। लेकिन जैसे ही खाने की मेज सजी, तनाव फिर से गहराने लगा। पापा ने बड़ी उम्मीद से एक पतली सी सब्जी परोसी जिसे वे बड़े चाव से चिली कह रहे थे। ये पूरी तरह शाकाहारी है, पापा ने धीमी आवाज में बताया। इसमें टमाटर, बीन्स, प्याज और भिंडी है। भिंडी? दिया ने अपना चम्मच थाली में पटक दिया। मैं ये घास फूस बिल्कुल नहीं खाऊंगी। काव्या ने स्थिति को संभालने के लिए जबरदस्ती एक निवाला लिया और गौरी ने भी चुपचाप अपनी दीदी का साथ दिया। बातों बातों में काव्या को एहसास हुआ कि पापा को ये तक नहीं पता कि उनकी बेटियां अब कौन सी कक्षा में हैं। उन्हें लगा दिया अभी भी मिडिल स्कूल में है, जबकि वो हाई स्कूल के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। खाने के बाद जब काव्या लड़कियों को उनके कमरे में ले गई जहां पुराने कालीन की गंध थी और फर्श पर सिर्फ गद्दे बिछे थे, तो दिया के सब्र का बांध टूट गया। मैं नफरत करती हूँ इस घर से, इस गांव से और तुमसे भी काव्या। दिया चीख पड़ी। तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? पापा को हमारी कभी परवाह नहीं थी और आज भी नहीं है। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। वो हार मानकर बोली, तो मैं क्या करूँ दिया, मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। तभी एक चमत्कार हुआ। गौरी,
जो अपनी माँ की मौत के बाद से पत्थर बन गई थी और जिसने एक शब्द नहीं बोला था, उसने अचानक काव्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, रुको दीदी। वो छोटा सा शब्द उस कमरे के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंज उठा। 7 साल पहले विहान की तड़प। वो मेरा फोन नहीं उठा रही। विहान ने गुस्से में चीखते हुए अपना नया फोन दीवार पर दे मारा। काव्या के जाने के बाद विहान खुद को पहचान नहीं पा रहा था। शुरुआत में सब ठीक था। वे घंटों बातें करते थे, एक दूसरे को लंबे ईमेल भेजते थे। विहान ने तो काव्या के लिए फेयरवेल पार्टी के टिकट तक खरीद लिए थे। उसे यकीन था कि जब वे मिलेंगे तो सारे फासले खत्म हो जाएंगे। उसके दोस्त आर्यन और समीर उसे समझाते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते रेत के घरौंदे की तरह होते हैं, पर विहान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो मुझे धोखा नहीं दे रही, विहान अक्सर खुद से बुदबुदाता था। उसे अपनी मोहब्बत पर भरोसा था, लेकिन जब उसने जमीन से अपना टूटा हुआ फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन पर पड़ी दरारें उसे काव्या के टूटे हुए वादों की याद दिला रही थीं। वर्तमान समय, एक बेचैन रात। बाहर तेज बारिश और बादलों की गर्जना विहान के मन के तूफान से मेल खा रही थी। वो अपनी गैलरी की खिड़की पर खड़ा था, ये सोचकर बेहाल कि काव्या फिर से उसे छोड़कर चली जाएगी और वो फिर से उन्हीं दरारों के साथ अकेला रह जाएगा। अरे विहान, आज इतने गुस्से में क्यों हो भाई? तभी पीछे से महक की आवाज आई। विहान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दम घुट रहा था। वह बस यहाँ से भाग जाना चाहता था, कहीं दूर। शायद बारिश में पागलों की तरह दौड़ना उसे सुकून दे, या फिर शराब की एक कड़वी बोतल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काव्या का वापस आना उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण है या फिर से पूरी तरह टूट जाने की एक शुरुआत। अध्याय 13। उलझने और पुरानी टीस। मैं कॉफी बनाती हूँ, महक ने ऊपर से आवाज दी। उसकी हील्स की आवाज सीढ़ियों पर किसी घड़ी की सुई की तरह गूंज रही थी। विहान ने अपना गर्म माथा खिड़की के ठंडे कांच पर टिका दिया। उसके मन में 2 तूफान एक साथ टकरा रहे थे। एक हिस्सा उसे चीख चीख कर कह रहा था कि वो इसी वक्त काव्या के पास भाग कर जाए, उसे बाहों में भर ले और फिर कभी उसे ओझल न होने दे। वो फिर से वही 7 साल पुराना सुकून चाहता था। लेकिन दूसरा हिस्सा गुस्से और नफरत से भरा था। वो काव्या से लड़ना चाहता था, उसका गला पकड़कर पूछना चाहता था कि 7 साल पहले उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे बताना चाहता था कि उसके उस एक बेरुखे फैसले ने विहान की जीती जागती जिंदगी को कैसे एक वीराने में बदल दिया था। तभी महक कॉफी का मग लेकर नीचे आई। इसे पियो, इससे पहले कि मैं सच में तुम्हारा सिर फोड़ दूं, उसने हल्का सा मजाक किया। देख भाई, मैं एक बहुत ही प्यारे इंसान को बिस्तर पर छोड़कर सिर्फ तुमसे काम की बात करने नीचे आई हूं। अगर तुम ऐसे ही देवदास बने मुंह लटकाए रहोगे तो मैं अभी वापस चली जाऊंगी। विहान ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, महक, मुझे वाकई खुशी है कि हमारा रिश्ता इतना साफ है कि तुम मुझसे इतनी बेबाकी से बात कर लेती हो। महक मुस्कुरा दी। विहान को याद आया कि एक वक्त था जब वह महक की तरफ आकर्षित हुआ था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो प्यार नहीं बल्कि काव्या की यादों से भागने का एक कमजोर रास्ता था। असल में काव्या ही वो अकेली थी जिसने उसे बड़े सपने देखना और उन्हें जीना सिखाया था। लड़की कौन है? महक ने खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए अचानक पूछा। क्या वह माया है? वो परसों यहाँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। विहान ने नजरें चुरा ली और बात घुमाते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि हर परेशानी के पीछे कोई लड़की ही होगी? महक ने तंज कसा, क्योंकि तुम विहान हो और तुम्हारे साथ हमेशा कोई न कोई उलझन जुड़ी होती है, अक्सर वैसी जिसे बचाना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है या जिसे पाना बिल्कुल मना हो। विहान ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली और जैसे हार मानते हुए कहा, काव्या वापस आ गई है। महक ने एक लंबी सीटी बजाई, जैसे उसे यकीन न हुआ हो। वही काव्या, तुम्हारा हाई स्कूल वाला वो बेपनाह प्यार। विहान की खामोशी ने महक को उसका जवाब दे दिया। महक की आंखें फैल गईं। ओ तेरी, तो क्या कल रात तुम दोनों के बीच? मेरा मतलब है, क्या तुम फिर से उसके करीब गए? मैं तुम्हें हर बात क्यों बताऊं? विहान ने चिढ़कर मग मेज पर रख दिया। मुझे लगा था तुम अब रिश्तों से तौबा कर चुके हो। महक ने उसे याद दिलाया। पिछले 2 सालों में विहान की 2 सगाइयां टूट चुकी थीं, जो किसी भी इंसान को रिश्तों से डराने के लिए काफी थीं। महक ने मामले की जड़ पकड़ ली थी। तो कुल मिलाकर बात यह है, काव्या वापस आई है, तुम आज भी उसके लिए तड़प रहे हो और कल रात तुम दोनों के बीच सिर्फ बातचीत तो नहीं हुई है। अब तुम खुद को डरा रहे हो कि दोबारा उस गहराई में ना उतरो, क्योंकि वो तुम्हें पहले भी बीच मझधार में छोड़ चुकी है। और सबसे बड़ी चोट ये कि वो यहाँ रुकने नहीं आई है। मैंने सही कहा ना? विहान ने भारी और टूटी हुई आवाज में कहा। किसी रिश्ते का तो सवाल ही नहीं उठता महक। वो जा रही है फिर से, तभी तो तुम्हारा ये हाल है।
महक ने सहानुभूति जताते हुए कहा और विहान के कंधे पर हाथ रखा। विहान को पता था कि महक सही कह रही है, पर सच को स्वीकार करना उसे और भी तोड़ रहा था। अध्याय 14 कड़वे सच और नई शुरुआत। विहान और महक के बीच की बातचीत अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां सिर्फ कड़वा सच बचा था। महक ने वो सवाल पूछ ही लिया जो 7 सालों से विहान के सीने में किसी दबे हुए जख्म की तरह था। विहान, क्या उसने कभी खुलकर बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? महक ने संजीदगी से पूछा। उस रात एक मामूली मैसेज पर ब्रेकअप करना, तेरा दिया हुआ फोन वापस भेज देना और फिर उस शहर में किसी और के साथ उसका नाम जुड़ना। क्या उसने इन सब पर कोई सफाई दी? विहान ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आवाज में बरसों का दबा हुआ गुस्सा था। नहीं महक, और सच तो ये है कि मैंने कभी पूछा भी नहीं। मुझे डर था कि अगर मैंने सवाल किए तो जो थोड़े बहुत पल वो मेरे पास है वो भी छोड़कर चली जाएगी। महक ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, विहान, तू अब भी उससे बेपनाह प्यार करता है, लेकिन तुझे हकीकत समझनी होगी। तू अपनी जिंदगी में सुकून, शादी और एक परिवार चाहता है, और काव्या, वो यहाँ रुकने वाली नहीं है। तुझे खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या तू उसे उन सब बातों के लिए कभी माफ कर पाएगा? विहान खामोश रह गया। क्या वो वाकई उस काव्या को माफ कर सकता था जिस पर उसने किसी और के साथ होने का शक किया था? महक की बात सही थी, शायद उसे अपनी सलामती के लिए काव्या को हमेशा के लिए जाने देना ही होगा। स्कूल का पहला दिन और कड़वा अनुभव। दूसरी तरफ काव्या ने अपनी रातों की नींद और सुकून दांव पर लगाकर एक बड़ा फैसला लिया था। उसने फिलहाल अपनी बहनों के लिए यही नया सवेरा में रुकने का मन बना लिया। अगली सुबह वो अपनी बहनों को स्कूल पहुंचाने गई। गौरी अभी भी डरी हुई थी और खामोश थी, पर अपनी दीदी का हाथ थामकर उसने स्कूल के अंदर पहला कदम रखा। लेकिन काव्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। स्कूल की सेक्रेटरी ने फाइल देखते हुए रूखेपन से कहा, मैडम, आपके पिता का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। अगर आप फीस नहीं भर सकती तो आपको सरकारी मदद वाले फॉर्म भरने होंगे। काव्या को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त 7 साल पीछे चला गया हो। उसे फिर वही पुराना एहसास हुआ कि फिशर परिवार की किस्मत में शायद हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाना ही लिखा है। माया से टकराव। तभी स्कूल के बरामदे में काव्या का सामना माया से हुआ। माया, जो विहान के साथ रिश्ते में थी, काव्या का नाम सुनते ही नफरत से भर गई थी। तो तुम हो काव्या? मैं माया पाल्मर हूँ, इस शहर के सबसे बड़े सैलून की मालकिन। माया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। काव्या ने शिष्टाचार के नाते हाथ मिलाना चाहा, पर माया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सुना है तुम मेरे सैलून में काम ढूंढने वाली थी? माया ने तंज कसते हुए कहा। देखो, मेरा सैलून एक शरीफ और इज्जतदार जगह है। मैं अपना बिजनेस डूबते हुए देख सकती हूँ, पर तुम जैसी बदनाम लड़की को अपने यहाँ मसाज देने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। यहाँ की हवा खराब मत करो। काव्या सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि 7 साल बाद भी इस गांव के लोग उसे और उसकी माँ को आज भी उसी पुरानी गंदी नजर से देखते हैं। यहाँ की मिट्टी में उसकी यादों के साथ साथ उसकी बदनामी भी दफन थी। अध्याय 15 उम्मीद की एक नई किरण। विहान ने अभी अपनी आर्ट गैलरी का दरवाजा खोला ही था कि उसकी नजर बाहर इंतजार करती काव्या पर पड़ी। सुबह की ताज़ा धूप में वो आज और भी हसीन लग रही थी। उसके काले रेशमी बाल हवा के झोंकों के साथ उसके चेहरे पर एक पर्दे की तरह गिर रहे थे। विहान का मन हुआ कि एक कदम आगे बढ़कर उन जुल्फों को सहेजकर उसके कान के पीछे कर दे, लेकिन उसने अपने बढ़ते कदमों और धड़कते दिल दोनों को काबू में कर लिया। गुड मॉर्निंग विहान, काव्या ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अनजानी सी हिचकिचाहट थी। मैं यहाँ इस जगह के बारे में कुछ पूछने आई थी। क्या तुम यहाँ के मालिक को जानते हो? मुझे एक किराए की जगह की तलाश थी। विहान ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही काव्या ने गैलरी के अंदर कदम रखा, वो दीवारों पर सजी कलाकृतियों को देखकर दंग रह गई। उसकी नजर विहान की उस मशहूर तस्वीर पर जाकर टिक गई, जिसमें नया सवेरा नदी के बदलते मिजाज और रंगों को एक साथ कैद किया गया था। ये तुमने खींची है? विहान, ये वाकई अद्भुत है। काव्या ने फ्रेम के नीचे लगी विहान के नाम वाली तख्ती को बड़ी कोमलता से छूते हुए कहा। विहान का दिल तेजी से धड़क रहा था। काव्या उसकी अपनी बनाई दुनिया में खड़ी थी, उसके हुनर की तारीफ कर रही थी। वो उसके इतने करीब थी कि विहान उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। कॉफी और पुरानी यादें। तभी महक वहां आ पहुंची। उसने काव्या और विहान को इस तरह साथ देखकर थोड़ा अजीब महसूस किया, पर उसने अपनी चपलता से स्थिति संभाल ली। विहान काव्या को भीड़ से दूर ऊपर अपने केबिन में ले गया। कॉफी पियोगी? विहान ने कॉफी मशीन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। जब उसने गर्म कॉफी का पहला घूंट भरा तो सुकून के मारे उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली।
विहान ने उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हें ऐसी आवाजें निकालने पर मजबूर कर सकता हूँ, पर लगता है मेरी बनाई कॉफी भी वही पुराना जादू कर रही है। अब तो मुझे अपने ईगो पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। काव्या शर्म से लाल हो गई और आंखें तरेरते हुए बोली, चुप रहो विहान, महक नीचे ही है, सुन लेगी। तभी नीचे से महक की खिलखिलाती आवाज गूंजी, चिंता मत करो, महक सब सुन रही है और उसे मजा भी आ रहा है। एक चौंकाने वाला सच। विहान ने केबिन का दरवाजा हल्का सा बंद किया और काव्या के सामने बैठ गया। माहौल अब संजीदा हो गया था। काव्या ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, विहान, मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए एक छोटे से कमरे की जरूरत है। रिया ने बताया था कि इस गैलरी के ऊपर एक अपार्टमेंट है जो शायद खाली पड़ा है। क्या तुम यहाँ के मालिक से मेरी बात करवा सकते हो? विहान ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, काव्या, तुम उसी मालिक के बिल्कुल सामने बैठी हो। काव्या के हाथ में पकड़ा कॉफी का मग जैसे रुक सा गया। उसे अंदाजा तो था कि विहान कामयाब है, पर यह बिल्डिंग भी उसकी होगी, इसका यकीन नहीं हो रहा था। उसे अब समझ आया कि रिया ने जानबूझकर उसे ये बात नहीं बताई थी ताकि वो विहान के पास खुद चलकर आए। तो इसका मतलब तुम अब यहीं रुक रही हो? विहान ने दबी हुई उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, फिलहाल के लिए, कम से कम कुछ महीनों तक तो यहीं हूँ, काव्या ने जवाब दिया। विहान ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? तुम तो वेगास जाने के लिए मरी जा रही थी। काव्या की खामोश आंखों में उसकी बहनों का भविष्य और गौरी का वो पहला शब्द रुको किसी फिल्म की तरह चल रहा था, लेकिन उसने फिलहाल इस राज को अपने तक ही सीमित रखा। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और खिड़की के बाहर देखने लगी। अध्याय 15। टूटे हुए प्याले और धुंधली यादें। काव्या ने अपनी बाहें खुद के इर्द गिर्द सिकोड़ लीं, मानो वो उस सर्द याद से खुद को बचा रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। विहान, पापा का घर, वो घर कम और कबाड़खाना ज्यादा लगता है। पानी का प्रेशर इतना कम है कि एक बार बाल धोने में ही पूरा दिन निकल जाए। मुझे अपनी बहनों के लिए वहां रुककर सब कुछ ठीक करना ही होगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। विहान ने उसे एक हल देने की कोशिश की। देखो, मेरी एक अच्छी दोस्त है माया, उसका अपना सैलून है, मैं उससे बात करूंगा, वो शायद तुम्हें काम पर रख लेगी। विहान की बात सुनते ही काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, माया पाल्मर? विहान, वो मुझे काम पर कभी नहीं रखेगी। वह अच्छी तरह जानती है कि मैं किसकी बेटी हूँ। इस गांव की याददाश्त बहुत तेज है। विहान को अचानक उस कड़वी हकीकत का एहसास हुआ कि गांव के लोग आज भी काव्या की मां और उनसे जुड़ी पुरानी अफवाहों को जिंदा रखे हुए हैं। उसने बात बदलने के लिए काव्या को वो अपार्टमेंट दिखाने का फैसला किया जो गैलरी के ठीक ऊपर था। एक मुकम्मल ठिकाना। विहान काव्या को सीढ़ियों से ऊपर एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट में ले गया। वहां की बड़ी बड़ी खिड़कियों से नदी का शांत नजारा दिखता था और सूरज की सुनहरी धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। ये जगह तुम्हारे काम के लिए एकदम सही है काव्या, विहान ने कमरे के चारों ओर हाथ घुमाते हुए कहा। और सुनो, तुम्हें तुरंत किराया देने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा काम चल पड़े तब आराम से दे देना। विहान की इस दरिया दिली ने काव्या के सीने में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो भावुक हो गई। विहान ने उस पर तब भरोसा किया जब पूरा गांव उसे शक की निगाह से देख रहा था। उसने काव्या को उसकी मां के अतीत के तराजू में नहीं तौला। विहान ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, काव्या, खुद को इतना मत कोसा करो, तुम कभी अपनी मां जैसी नहीं बनोगी। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। विहान के ये शब्द प्रशंसा के लिए थे, लेकिन काव्या के लिए ये किसी तीर की तरह थे। अचानक उसके हाथ से कॉफी का प्याला छूटकर फर्श पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। काव्या घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी माँ बुरी नहीं थी विहान, उसने सुबकते हुए कहा। उन्होंने जो भी किया अपनी बेटियों को पालने के लिए किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उस वक्त सही लगा। विहान का दिल पसीज गया। वो तुरंत नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। काव्या उसकी छाती से लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। विहान को पछतावा हुआ कि उसके शब्दों ने काव्या के उन जख्मों को कुरेद दिया जिन्हें वो सुखाने की कोशिश कर रही थी। महक का सामना। जब काव्या ने खुद को संभाला और गैलरी से बाहर निकली तो सीढ़ियों के पास बेंच पर उसे महक बैठी मिली। महक की पारखी नजरें काव्या के लाल चेहरे और सूजी हुई आंखों को पढ़ रही थीं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यहाँ अपनी दुकान खोलना सही फैसला है? महक ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा। काव्या ने आंसू पोंछते हुए एक फीकी मुस्कान दी। शायद नहीं महक, पर कभी कभी जिंदगी में एक गलत फैसला ही आपके पास बचा हुआ आखिरी रास्ता होता है।
महक ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए एक और चुभता हुआ सवाल किया, और विहान का क्या? उसके बारे में क्या सोचा है? क्या उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर छोड़ दोगी? काव्या के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि वो विहान से बेपनाह प्यार करती है, पर उसके दिल के किसी कोने में एक डर बैठा था कि अगर विहान को उसका पूरा सच और वो वजह पता चली जिसके कारण वो 7 साल पहले गई थी, तो विहान शायद उससे नफरत करने लगेगा। लेखिका का संदेश। दोस्तों, क्या काव्या का ये सच विहान को उससे और दूर कर देगा? और महक की ये चेतावनियां क्या काव्या के कदमों को फिर से डगमगा देंगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दी ओनली वुमन आई सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है कि काव्या और विहान की इस अधूरी मोहब्बत और संघर्ष की दास्तां आपके दिल को छू गई होगी। काव्या का अपनी माँ के लिए वो दर्द, विहान की वो बेपनाह उदारता और महक के वो चुभते हुए सवाल, सब कुछ एक ऐसे तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं जो आने वाले चैप्टर्स में काव्या की जिंदगी बदल देगा। क्या काव्या विहान के करीब रहकर अपना पुराना जख्म भर पाएगी, या फिर वो कड़वा सच सब कुछ तबाह कर देगा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। आपकी राय मुझे और भी बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। ये तो बस शुरुआत है, आगे ये कहानी और भी रोमांचक, रोमांटिक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और इंतजार कीजिए अगले अध्याय का। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।